हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिक पैसिव पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जो बेसिक पैसिव पैरामीटर्स होंगे उसमें मेनली अपन तीन चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर, सेकंड इज इंडक्टर एंड थर्ड वन इज अ कैपेसिटर। ठीक है, ये रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों जो है पैसिव पैरामीटर्स हैं। पैसिव पैरामीटर्स इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ड्यू टू द करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। वो क्या करते हैं, उससे फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब वो फोर्स अप्लाई होता है तो उसके बिहार पर जो वर्कआउट जिस पैरामीटर्स में जिन पैरामीटर्स में होता है वो कौन कौन से रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, रजिस्टर को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को कुछ इस तरह से और कैपेसिटर को कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये होंगे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है ना, रजिस्टर को अपन इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी, से यूनिट करते हैं, और कैपेसिटर की फैरेड। ये इसकी अपन ने मोटे मोटे तौर पे लिख लिया है। ओम, हेनरी और फैरेड जो है इनकी यूनिट जो आई है वो बेसिकली साइंटिस्ट के नाम के ऊपर आई है। जो जॉर्ज सिमन ओम्स थे, निकोलस हेनरी थे और फैरेड थे, ये कोई साइंटिस्ट थे। उनकी स्टोरी अपने को ज़्यादा डीप में जाने का कोई मतलब है नहीं, अपन पॉइंट टू पॉइंट एक बार ट्राई करते हैं कुछ करने का। ठीक है, अब जब अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रजिस्टर जो होती है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है कि जो भी करंट का फ्लो होगा, इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा। करंट के फ्लो को अपोज करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। इट मीन्स एक बहुत सिंपल से अगर एग्जांपल से बात करें अपन, तो एक इस तरह का मेरे पास जिगजैग कोई अपने रोड के ऊपर चल रहे हैं और इस तरह के रोड के ऊपर डिजाइन दे दी जाए तो क्या होगा, एक स्पीड ब्रेकर बन जाएगा ये, है ना। और एक ऐसा स्पीड ब्रेकर होगा जिसके ऊपर आपकी जो स्पीड होगी गाड़ी की एकदम धीरे हो जाएगी, क्या नहीं होगी। ठीक उसी तरह से ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम कौन करता है, ये रजिस्टर करता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। इसे रिप्रेजेंट अपन करते हैं आर से, ध्यान रखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर क्या करता है, ये भी अपोज का काम करता है। क्या करता है, ये अपोज करता है। पर ये अपोज किसको करता है कि अगर जो करंट फ्लो हो रही है, अगर कोई भी तरह की करंट जस्ट लाइक द इंस्टेंटेनियस करंट, ये जो इंस्टेंटेनियस करंट का जो फ्लो होगा उसका अंदर कोई तरह का चेंजेस आएगा तो उसे कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडक्टर उस चेंजेस का अपोज करने का काम करेगा। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या करता है, अपोज द चेंजेस इन इंस्टेंटेनियस करंट। ये कौन करता है, इंडक्टर करता है। और इंडक्टर अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से करते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन आया कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी कुछ ऐसा ही काम है। कैपेसिटर क्या करेगा कि ये भी अपोज करेगा, बट ये अपोज किसका करेगा, ये इंस्टेंटेनियस करंट का ना करके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का कर देगा। ठीक है, ये चेंज तो ये भी होगा, चेंज ये भी है, और ये इंस्टेंटेनियस करंट में होगा और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का होगा। इसे अपन किससे लिखते हैं, कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपन इन दोनों को एज इम्पीडेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आर तो आर ही होता है, और इन्हें अपन क्या करते हैं, इसे एक्सएल से और इसे एक्सजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्सएल होता है ये होता है आपका ओमेगा एल के बराबर। किसके बराबर होगा, ओमेगा एल। और एक्ससी होता है, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्विवेलेंट। अब ये ओमेगा एल को अपन करें तो ओमेगा होता है अपना 2 पाई एफ, तो ये एक्सएल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई एफ एल, ये एक्सएल की वैल्यू है। और एक्ससी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है ना, ये अपने को मालूम है ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। इस हिसाब से ये इसकी
वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके आगे इसे रब कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये नाम देता हूँ अपने को आगे इसे समझ में आ जाए। अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है V इजिकल क्या होता है, V इजिकल टू आई इंटू आर, और इसी V इजिकल आई आर से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी मेरी V बटा आर, क्या नहीं होगी। ठीक उसी तरह से जब मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो यहाँ पर V इज इक्वल टू हो जाता है मेरा L इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, जैसे वहां पर R आया वहां से L आ गया, यहाँ पर I की जगह क्या आ गया डी आई बाई डी टी, बिकॉज इट अपोज द चेंजेस ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी आई बाई डी टी। ठीक उसी तरह से अगर मैं कैपेसिटर की करंट की बात करूं तो वो क्या होगा मेरा C इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया मेरा कैपेसिटर। देखिए मैंने वोल्टेज के बाद जो इंडक्टर के वोल्टेज की बात की है मैंने, बट कैपेसिटर के करंट की बात की है ना। तो ध्यान रखना क्यों किया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट समझ में आ जाएगा इजीली, इसीलिए किया है मैंने। तो ये क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, यहाँ पर C है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर I आ गया, यहाँ पर चेंजेस इन इंस्टेंटेनियस करंट और यहाँ पर चेंजेस इन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इसलिए अपने यहाँ पर लिख दिया C इंटू डी बाई डी टी। अब अगर मुझे इस वैल्यू के यहाँ पर इसके अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू क्या होगी 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ V dt, यही होगी। I इज इक्वल टू इसे करेंगे जब डिफरेंशिएट को अपन चेंज करेंगे और इस I की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी और ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक उसी तरह से मेरे यहाँ से अगर वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1/L की जगह 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, है ना। अब आई थिंक आपको ये कैपेसिटेंस और इंडक्टर और रजिस्टर के वोल्टेज और करंट की वैल्यू इजीली कंसेप्ट में समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें पावर की, मैं इसे एक बार ब्रश करना चाहूंगा। तो पावर की बात कैसे करेंगे अपन, बहुत इजी है। P इजिकल टू क्या होता है V इंटू आई, यही होता है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर P इज इक्वल टू वी आई और इसे ऑल सॉल्व करो तो क्या V इजिकल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा P इजिकल टू। रेजिस्टेंस के अंदर ये वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक उसी तरह से इंडक्टर के अंदर P इजिकल टू अगर मैं करूं V इंटू आई को तो क्या हो जाएगा मेरे पास L डी आई बाई डी टी होता है, तो L डॉट आई डी आई बाई डी टी आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं कैपेसिटर की वैल्यू की निकालूंगा तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा वापस वो का वो केस लगेगा V इंटू आई वाला, तो V इंटू सी डी वी बाई डी टी ये होगा। तो इससे मेरे पास इसके पावर की वैल्यूज आ गई। अगर मैं इसके बिहाफ पर इसके अंदर जो एनर्जी है उसके ऊपर डिस्कस करूं, एनर्जी क्या होती है W। हाँ, पर एक एनर्जी आने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। एनर्जी आने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये क्या करता है, रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर की एक और प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो ये क्या करता है कि एनर्जी को डिसिपेटेड करता है, कौन डिसिपेटेड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ये काम किसका है, ये काम है इस रजिस्टर का। रजिस्टर क्या करेगा कि जो भी एनर्जी होगी उसे हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड कर देगा। ठीक है, जब अगर मैं इंडक्टर की और कैपेसिटर की बात करूं तो दे बोथ आर स्टोर एनर्जी। एक तो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में और दूसरा करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक है ना, तो जो इंडक्टर होगा वो तो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में और जो कैपेसिटर होगा वो करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, अब इसके आगे अगर अपन बात करें तो इसी के बिहाफ पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो W इज इक्वल टू, जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी मेरी
आई स्क्वायर आर टी। क्यों ही आई स्क्वायर आर टी? देखिए डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको रख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी, यही होता है 0 टू टी। अब पी इजिकल टू क्या है मेरा, आई स्क्वायर आर, ये बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा सॉरी टी डी टी, यही होगा आई स्क्वायर आर डी टी, यहाँ 0 टू टी, जिसको मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, क्या नहीं आएगा, है ना। अब इसे मैं एक बार रफ करता हूँ, फिर अपन आगे इन दोनों की एनर्जी की बात करेंगे। या यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अगर मैं इंडक्टर की एनर्जी की बात करूंगा तो इंडक्टर की एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरह से अगर सॉल्व करूंगा तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर कैसे आई, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, एल आई डी आई बाई डी टी। एल आई बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी का मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो भी एक मेरे पास आई आ गया, और हाफ एल आई स्क्वायर इस तरह से निकाल लीजिए अपन। और कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजीली सॉल्व होकर ये वैल्यू भी इसी फॉर्म में आ जाएगी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगर इसके आगे की बात करें अपन, यहाँ तक कर लिए, फिर आगे बात करें अपन, तो अब अपन इसके पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के अंदर अगर मैं रजिस्टर के अंदर किसी भी दो रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करता हूं तो वो मेरे आएंगे R1 प्लस R2। अगर इसमें करूंगा तो क्या आएंगे मेरे पास L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। वहीं अगर कैपेसिटर के अंदर मैं दो कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूं सीरीज में तो आएंगे 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक उसी तरह मैं अगर पैरेलल की बात करूंगा इन दोनों की तो आ जाएगा मेरे पास 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें आ जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2, और इसका आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इन कंप्लीट चीजों को क्लियरली समझाएंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ चीज, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन इसकी फेजर डायग्राम की बात करें तो ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस जो होगा इसमें आपके करंट और वोल्टेज दे बोथ आर इन द सेम फेज, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो 90 डिग्री के ऊपर मेरे वोल्टेज आ रहा है, ये I और ये मेरा V, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे अंदर अगर मेरा वोल्टेज लीड कर रहा है तो ये आ जाएगा मेरा इंडक्टर में, और अगर मेरा वोल्टेज लैग कर रहा है तो वो आ जाएगा मेरा कैपेसिटर में। सॉरी ये V है, सॉरी मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ। अगर मेरा कुछ इस तरह का सर्किट हो, यहाँ पर मेरा वोल्टेज है और करंट यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा मेरा कैपेसिटर। ये बताएगा रजिस्टर को, ये बताएगा इंडक्टर को, और ये बताएगा कैपेसिटर को, ठीक है। ये इसके बेसिक फेजर डायग्राम्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा न्यू कर दूं ये कुछ इस तरह से आ सकता है, ठीक है ना। अपन आगे बात करें तो इसके बाद में इसे हटा देता हूं। कुछ जगहों पे आपको रजिस्टर की वैल्यू अगर मैं दूं तो रजिस्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, रो एल बटा ए, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये रो एल अपॉन ए क्या बता रहा है कि रजिस्टर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। और ये जो है रो, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, क्या है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो, दैट इज इक्वल टू 1 सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी। ये भी अपने को मालूम है, अपने ओम्स लॉ के अंदर इसको डिस्कस किया है ना। तो यहाँ से अपन इसे ऐसे कहते हैं रजिस्टिविटी। इससे मुझे एक बात याद आती है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माथे को देखकर डरना नहीं और पतले को देखकर लड़ना नहीं, समझे। मतलब अगर किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो उस समय उसकी
रजिस्टर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब उसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। और अगर कोई लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। ये अगर कम हो गया तो भी ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये कहावत कही गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अगर ऐसे कैसे मैं कैपेसिटर के अंदर बात करूं, तो कैपेसिटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन ए अपॉन डी पर। ये एप्सिलॉन ए अपॉन डी क्या है, ये बताती है एक परमिटिविटी को। एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी को शो कर रही है, जो भी क्या है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। डी ए क्या बताता है, ए उसके सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर उसका सरफेस होता है, उसकी रिप्रेजेंट कौन करता है, ए करता है। अगर मेरी सरफेस एरिया अच्छा है तो मतलब उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी अच्छा होगा। और डी क्या बताता है, इन दो कैपेसिटिंग प्लेट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरी डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब डी बढ़ गया, उस समय मेरा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट इसका था जो हमने देखा है। अब एक और छोटी सी चीज इसमें अपन ऐड करते हैं, वो है इनकी डायमेंशंस वैल्यू, ठीक है। डायमेंशंस वैल्यू जो है मैं आपको ज़्यादा डीप में जाकर नहीं बताऊंगा। रेजिस्टेंस की जो डायमेंशंस वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन वैल्यू डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट पे। V अपॉन आई होती है R इजिकल टू, है ना भाई, R इजिकल टू क्या होगा, V अपॉन आई। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कैसे बनता है, ये निकालते हैं अपन, वर्क इनटू क्या आ जाएगा साथ में, वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट जो नीचे दिया हुआ है, ये होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क बड़ा चार्ज। V इजिकल टू क्या निकालते हैं अपन, V इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन Q, यही होता है क्या, नहीं होता है, तो ये वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट। ये करंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूं, वो आएगी M1 L2 T-3 A-2। ये वैल्यू मेरे रजिस्टर की आ जाएगी। रजिस्टर की अपने रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो ये MLT की वैल्यू है रेजिस्टेंस की है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस क्या होगा उसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इसी तरह अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वापस जो वैल्यू आएगी वो क्या किसके बराबर आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज पाई अपॉन आई हो गया। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें क्या आएगा, M1 L2, ये यहाँ पर T-3 है ना, ध्यान रखना, T-2 A-2, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी इंडक्टेंस की। और ठीक उसी तरह से कैपेसिटर क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दैट इज Q अपॉन V, दैट इज कैपेसिटर, ठीक है ना। तो ये Q अपॉन V की जो वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो अपने पास आएगी M-1 L-2 T4 एंड A। ये जो है अपनी कैपेसिटर की वैल्यू आएगी। मैंने इसको ज़्यादा क्लियर इसलिए नहीं किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आई थिंक बहुत से लोगों को फिर ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो सोचते यार बहुत बोरिंग हो रहा है, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को डायरेक्ट रखने की ट्राई की है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तीन वर्ड रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस से निकलता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें अपन इनकी जो प्रॉपर्टीज को रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप एक बार वापस वीडियो को रिवाइज करके देखना, और
आई थिंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।